नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति की। खास तौर से ये वीडियो होने वाला है लियोपोल्ड वॉन रॉन्के को लेकर, क्योंकि ये नेट जेआरएफ में भी एक टॉपिक है, इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति रांके, और राजस्थान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसमें भी एक टॉपिक है रांके एंड साइंटिफिक हिस्ट्री। तो दोनों ही इसमें कवर हो जाएंगे। मैंने काफ़ी विस्तार से लगभग 4-5 बुक्स को कवर करते हुए और नेट पर कुछ आर्टिकल्स पढ़ के इसको तैयार किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो जब तक आप पूरा देखेंगे आपको रांके की विचारधारा और उसकी आलोचना क्यों हुई उसके बारे में एक अच्छी थिंकिंग आपकी बन जाएगी, और निश्चित रूप से एग्जाम लायक सामग्री आपकी आराम से बन जाएगी, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। अब चूंकि वीडियो रांके को लेकर है, इसको रैंके भी लिख देते हैं, लियोपोल्ड वॉन रैंके, तो या रांके इसको हम बोल सकते हैं। तो इनका जन्म 1795 में होता है, रांके का 1795 से, और ये जीवित रहते हैं 1886 तक। तो 1795 में 18वीं शताब्दी खत्म होने को है और 19वीं सदी की शुरुआत होने वाली है। तो 19वीं सदी में इतिहास में सबसे बड़ा नाम है लियोपोल्ड वॉन रॉन्के। उससे पहले वाली शताब्दी जो है, जिनमें इसका जन्म हुआ 18वीं शताब्दी, उसमें यूरोप में इतिहास लेखन और इतिहास विषय संबंधी अनुसंधान में निम्नलिखित कमियां थी। क्या कमियां थी? समय के साथ विचारों के परिवर्तन की अनभिज्ञता, यानी बदलते हुए समय में विचार बदलते हैं, ये जानकारी इतिहासकारों को नहीं थी। वो एक ही तरीके से इतिहास लिखे जा रहे थे। इतिहास अध्ययन में संगठन व व्यवस्थापन की कमी, यानी एक संगठित रूप से और व्यवस्था बनाकर विश्वविद्यालयों में इतिहास नहीं पढ़ाया जाता था, जिसके कारण जो नए इतिहास लेखक तैयार हो रहे थे वो भी समालोचनात्मक इतिहास लिखने में ज्यादा दक्ष नहीं थे। तीसरा, प्राथमिक स्रोतों और दस्तावेजों की अनुपलब्धता की समस्या, यानी पर्याप्त मात्रा में प्राथमिक स्रोत और दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाते थे, या तो उनकी एक एक प्रतियां ही होती थी जो संग्रहालयों में होती थी, और उनको खोजबीन करके और उसके आधार पर इतिहास लिखने की प्रवृत्ति भी कम ही देखने को मिलती थी। 19वीं शताब्दी में स्रोतों एवं दस्तावेजों का बहुत सावधानी पूर्वक एवं आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन किया जाने लगा। जो भी सोर्सेज हैं, जो भी दस्तावेज उपलब्ध हैं, उनकी एकदम देखभाल करके और सावधानी पूर्वक और आलोचनात्मक ढंग से उनका मूल्यांकन करके इतिहास लिखा जाने लगा। इस नई आलोचनात्मक पद्धति और स्रोत आधारित ऐतिहासिक अनुसंधान के क्षेत्र में डेनिश जर्मन विद्वान बार्थोल्ड जॉर्ज नीबुर को आमतौर पर प्रणेता माना जाता है, यानी इसकी शुरुआत करने वाला माना जाता है। इनका जन्म डेनमार्क में हुआ, हालांकि इनका जो पूरा कार्य है वो जर्मनी में हुआ है, इसलिए मैंने इसमें लिखा है डेनिश जर्मन। नीबुर ने लिवी के कार्यों के आलोचनात्मक छानबीन की। लिवी रोमन इतिहासकार था, यहां मैंने लिखा भी इसका पूरा नाम, टिटस लिवियस, और उसकी पुस्तक थी द हिस्ट्री ऑफ रोम। और फिर नीबुर ने भी भाषण दिए रोम की हिस्ट्री को लेकर, और उसी के आधार पर उसकी पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ रोम या द रोमन हिस्ट्री, उसके लिए लिखा जाता है। तो आलोचना करने के लिए उन्होंने फिलोलॉजिकल पद्धति या फिलोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, ये भाषा संबंधी आलोचनात्मक पद्धति है, का इस्तेमाल किया और लिवी की पुस्तक की अनेक कमियों को उजागर किया। नीबुर का विश्वास था कि हमें कलम उठाते समय इस योग्य होना चाहिए कि हम ईश्वर के समक्ष जाकर कह सकें कि मैंने जानबूझकर अथवा ईमानदारी से छानबीन किए बिना ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो सच ना हो, यानी मेरा प्रयास ईमानदारी पूर्वक है और मैंने जानबूझकर कुछ गलत नहीं लिखा है, ऐसा हम ईश्वर के समक्ष कह सकें एक इतिहासकार के रूप में। अब बात करते हैं जिसके बारे में टॉपिक है मुख्य तौर पर, लियोपोल्ड वॉन रॉन्के। 1795 से 1886 इनका जीवन काल। स्रोतों पर आधारित इतिहास अध्ययन के अग्रणी एवं प्रबल समर्थक बार्थोल्ड जॉर्ज नीबुर ने रांके की वैज्ञानिक विधाओं की पृष्ठभूमि तैयार की। ये कथन है मार्विक का। मार्विक लिखते हैं कि जो काम रांके ने किया है, जो वैज्ञानिक विधाओं के आधार पर इतिहास लेखन का काम किया है, उसकी पृष्ठभूमि नीबुर ने तैयार कर दी थी। अनुभवात्मक इतिहास लेखन के जनक रांके को लॉर्ड एक्टन ने इतिहास का कोलंबस कहा है। 19वीं सदी में रांके ने इतिहास लेखन को नवीन विधाओं से अलंकृत किया। ऐतिहासिक अध्ययन की वैज्ञानिकता, विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक आधारशिला निर्मित करने का श्रेय रांके को है। उनका उद्देश्य तथ्यों की यथार्थता के आधार पर इतिहास का प्रस्तुतिकरण है, यानी जो तथ्य हैं उनका अच्छे तरीके से समीक्षा उनकी करके, उनका आलोचनात्मक अध्ययन करके फिर इतिहास लेखन किया जाए। और तथ्यों में भी वो प्राथमिक स्रोतों की किस प्रकार से बात करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। रांके का कहना था, उसके कुछ कथन भी मैं बीच बीच में लिखता जाऊंगा क्योंकि कथनों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में ज्यादा आते हैं। इतिहास में ईश्वर निवास करता है, जीवित रहता है और उसे देखा जा सकता है। इतिहास के नेता तथा अभिनेता दैवीय शक्तियों के वाहन होते हैं। व्यक्ति और जातियां विश्व प्रगति के उपकरण हैं। दैवीय शक्तियों का आभास विचारों में होता है। विचारों की अंतः
प्रक्रिया में इतिहास का रहस्य छिपा हुआ है। अब मैं लियोपोल्ड वॉन रोंके के बारे में आगे बढ़ने से पहले एकदम संक्षेप में ये बता देना चाहता हूँ कि इसकी थ्योरी किस प्रकार की थी। आप इनके बारे में कुछ बातें हैं जो जरूर याद रखेंगे। ये धार्मिक थे, धार्मिक में भी ये प्रोटेस्टेंटवाद के समर्थक थे। यानी जो आपने, यदि आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में बताना, मैं ऐसा एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। यदि आप कैथोलिक चर्च या ऑर्थोडॉक्स चर्च या एंग्लिकन चर्च या इस प्रकार के जो प्रोटेस्टेंटवाद और कैथोलिक में अंतर नहीं आप जानते हैं इन बातों के बारे में, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो रांके जो है वो प्रोटेस्टेंटवादी हैं, तथ्यों को महत्व देते हैं, लेकिन इतिहास लिखते समय इनका जो ज़्यादातर पुस्तकें हैं जिनकी हम चर्चा भी करेंगे आगे, वो राजनीतिक इतिहास की हैं। यानी राजाओं का इतिहास, पोपों का इतिहास, जो पोप हैं इटली में, रोम में, उनका इतिहास, यानी राजनीतिक, और उसके लिए वो राजनीतिक पत्राचार या राजनीतिक दस्तावेज हैं, राजनीतिक पत्र हैं, राजनीतिक जो संस्मरण हैं नेताओं के या राजाओं के, उनका ही उल्लेख करते हुए इतिहास को लिखने का प्रयास करता है। और वो अपने इतिहास में आम लोगों की जिंदगी, आर्थिक व्यवस्था, संस्कृति, कला, इसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं लिखता है, और इसके लिए उसकी आलोचना भी हुई। तो ये आपको याद रखना है कि वो तथ्यों पर खूब फोकस करता था। और दूसरी बात, वो धार्मिक था। तीसरी बात, वो लोकतंत्र का ज़्यादा समर्थक नहीं था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। वो लोकतंत्र का समर्थक नहीं था, वो राजतंत्र का समर्थक ज़्यादा था। तो इस प्रकार की कुछ बातें यदि आप पहले से दिमाग में समझ लेंगे तो आपको मेरी बातों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। रांके महसूस करता था कि थुसिडाइडस, फिश्टे और नीबुर उसके गुरु थे। रांके के अध्ययन कक्ष में नीबुर की मूर्ति आदर के साथ रखी हुई थी। वह न सिर्फ नीबुर के सिद्धांत आधुनिक इतिहास में लागू कर रहा था, बल्कि उनका विकास भी कर रहा था। रांके पर वॉल्टर स्कॉट के ऐतिहासिक उपन्यासों का भी बहुत प्रभाव पड़ा। वॉल्टर स्कॉट स्कॉटलैंड के उपन्यासकार थे और ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर उपन्यास लिखा करते थे। उसका भी इन पर बहुत प्रभाव पड़ा, और उसके कुछ जो कैरेक्टर्स हैं उनमें जो बातें दी गई हैं उनकी आलोचना भी रांके ने की थी। आगे बढ़ते हैं। रांके की प्रमुख पुस्तकें। वैसे तो रांके ने दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं और वो सारी याद करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ जो सामान्य पुस्तकें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड ट्यूटोनिक पीपल्स, ये 1494 से 1514 तक का इतिहास है। 1824 में उन्होंने लिखा और ये इनकी पहली पुस्तक है। और ट्यूटोनिक की जगह आपको कई जगह जर्मेनिक भी लिखा हुआ मिल जाएगा। दूसरी इनकी एक बुक है हिस्ट्री ऑफ द पोप्स, 1834 से 36 के दौरान लिखी। कब लिखी ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जर्मन हिस्ट्री ऑफ द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन, यानी धर्म सुधार आंदोलन के दौरान जर्मनी का इतिहास इन्होंने लिखा। द 9 बुक्स ऑफ द प्रशियन हिस्ट्री, प्रशा के इतिहास को लेकर। यदि आपने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा है तो प्रशा के बारे में भी आपने जरूर पढ़ा होगा। तो 9 बुक्स ऑफ द पर्शियन हिस्ट्री। इसके अलावा जो ऊपर वाली बुक्स हैं इनकी वो कोई 3 वॉल्यूम में आती है, कोई 5 वॉल्यूम में आती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। द ओरिजिन्स ऑफ द वार्स ऑफ द रेवोल्यूशन, ये फ्रांस की क्रांति के संबंध में है। इसके बाद में है वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसका मैं क्या उच्चारण करूँ अभी, ये जर्मन भाषा में। 83 वर्ष की आयु में उन्होंने विश्व इतिहास लिखना शुरू किया, एकदम जब वो मृत्यु के निकट थे। और मृत्यु के समय उसका 7वां संस्करण वो लिख रहे थे, 7th वॉल्यूम लिख रहे थे विश्व इतिहास का। उसके आगे के हिस्से उसके आत्मकथा लेखक और शिष्य डव ने रांके के कथनों और भाषणों के आधार पर लिखे। यानी 7वां संस्करण वो लिखवा रहा था, लगभग हेनरी की मृत्यु तक पहुंच चुका था वो 12वीं शताब्दी में। उसके बाद में 15वीं शताब्दी तक का इतिहास है वो डव ने लिखा, जो कि इसका शिष्य भी था और इसकी आत्मकथा का लेखक भी था। उसके अंतिम लिखवाए गए शब्द कुछ यूं हैं: गहराई से वैश्विक कोलाहलपूर्ण हलचल को देखने से प्रकृति की विशालकाय गढ़न शक्ति का पता चलता है। ये गढ़न शायद मैंने गलत लिखा है, गढ़न ऐसे होना चाहिए था, जिसने सदियों से मनुष्य की सोच को बांध रखा है। साधारण परिस्थितियां अकेले कोई निर्णय नहीं कर सकती, महान व्यक्तित्व ही उन्हें प्रभावित करने के लिए आवश्यक है। उसने लिखा है कि जो प्रकृति इतनी विशाल प्रकृति है और उसकी जो गढ़न शक्ति है, जिस प्रकार से चीजें व्यवस्थित हैं, उसमें सामान्य मनुष्य है वो बदलाव नहीं कर सकता, वो तो प्रकृति के अकॉर्डिंग ही चलता रहता है। कोई विशेष व्यक्तित्व, कोई महान व्यक्तित्व ही इन परिस्थितियों को बदल सकता है, ऐसा उसका कहना है। वैसे देखिए, ये जो वीडियो देखने वाले विद्यार्थी हैं उन्होंने लगभग एमए कर लिया होगा, या जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले हैं उनमें से अधिकांश गवर्नमेंट जॉब में हैं, अधिकांश मेरे समकक्ष पदों पर भी कार्य कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ मेरा दिखाने का मोटिव नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है। मैं अधिकांश
आप में से अधिकांश लोगों के समकक्ष हूँ या कुछ से तो कम पढ़ा लिखा भी हो सकता हूँ। तो ये मेरा कुछ प्रयास है कि कुछ पुस्तकों को पढ़ने के बाद में मुझे ये लगता है कि मैं पढ़ा पाने में सक्षम हूँ। बाकी तो आप कमेंट में बताएंगे, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ऐसा कोई मेरे मन में कहीं नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा गुरु हूँ या ज्ञानी हूँ। मुझे बहुत ही कम जानकारी है इतिहास की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पुस्तकों को पढ़ने के बाद में मैं चीज़ों को अच्छी तरह से बता पाने में समर्थ हूँ, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसलिए प्रयास करता हूँ। और कमेंट वगैरह देखकर मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है कि अप्रोच लोगों की लगती है कि वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं। बाकी मेरी अध्यापन शैली में कुछ ही प्रकार की कोई कमी हो या उसमें कुछ सुधार हो सकता हो तो उसके बारे में आप समय समय पर मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बता दिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब उसकी कुछ और बातें हैं। उसका मानना था कि किसी घटना के पास रहे गवाह की साक्षी ही सबसे अच्छी है, यानी जो घटना घटित होती है उसके पास जो व्यक्ति होती है जिसने अपनी आंखों से उस घटना को घटित होते हुए देखा है, उसका जो गवाही है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक कलाकार के पत्र किसी इतिहासकार के किस्सों से बेहतर होते हैं। रांके लेखकों के व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करता था कि पुराने समय में जो इतिहास लिखा है या जो प्राथमिक स्रोत भी उपलब्ध हैं, शुरुआती घटना का जिक्र किसने दर्ज किया है, वो सूचना उसने कैसे प्राप्त की थी या उसका मोटिव क्या था, वो इन सब बातों के बारे में जानने का प्रयास करता है। वो लिखता है कि कुछ ने प्राचीन की नकल की होती है, कुछ भविष्य के लिए निर्देश ढूंढते हैं या कुछ अपना बचाव करते हैं या आक्रमण कर रहे होते हैं, और कुछ केवल तथ्यों को दर्ज कर रहे होते हैं। प्रत्येक का अलग अलग अध्ययन करना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति भविष्य के लिए निर्देश ढूंढता है, उसमें कोई प्राचीन की सिर्फ नकल करके लिखता है, कुछ व्यक्ति किसी जाति, समाज, क्षेत्र, देश पर अपने लेखन के माध्यम से आक्रमण कर रहे होते हैं, कुछ बचाव कर रहे होते हैं, कुछ केवल सिर्फ तथ्यों को दर्ज कर रहे हैं, अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। तो इन सबका अलग अलग अध्ययन करना चाहिए। इस पद्धति के आधार पर उसने पाया कि इटालियन इतिहासकार फ्रांसेस्को गुइशियार्डिनी दूसरी पुस्तकों की नकल करने का अपराधी था। उसने कहा कि ये जो आप इसे जितना महान इतिहासकार समझते हैं, ये दूसरी पुस्तकों की नकल करता था, वक्तव्यों को गढ़ता था, यानी अपनी मर्जी से इसने ऐसे कथन लिख दिए हैं जो कि किसी ने कहे ही नहीं। संधियों को इसने बदल दिया है, संधियों की शर्तों के साथ इसने छेड़छाड़ की है, महत्वपूर्ण तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का काम उसने किया है। तो ऐसा फ्रांसेस्को गुइशियार्डिनी के बारे में रांके कहता है। रांके की यह पद्धति इतिहास लेखन को अमूल्य देन है। रांकेन अप्रोच या रांके की जो पद्धति है, इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। पहली बात है प्राथमिक स्रोतों पर जोर। अपनी पहली पुस्तक की भूमिका में वह एक कथन लिखता है कि वर्तमान कार्य का आधार इसके तथ्यों के स्रोत जैसे संस्मरण, डायरियां, पत्र, कूटनीतिक रिपोर्ट और असली कथ्य जो आंखों देखी गवाहियों के हैं। अन्य लेख तो प्रयुक्त हुए हैं, वो उपरोक्त कहे गए से ही लिए गए हैं या उनके बराबर हैं, क्योंकि उनमें कुछ असली सूचना है। अब आपका दिमाग चकरा गया होगा कि ये क्या लिख दिया। देखिए, मैं खुद इन समस्याओं से दो चार हुआ हूँ। पहली बात तो ये कि जैसे हम रांके को पढ़ रहे हैं, तो रांके ने जर्मन भाषा में लिखा, जर्मन भाषा से उसका अनुवाद होता है अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा से अनुवाद होके आता है हिंदी में, तब इस प्रकार के ही अनुवाद उपलब्ध होते हैं। तो बहुत कठिन होता है। जैसे ई श्रीधरन की ये बुक है, उसमें से मैंने कथन लिया तो बहुत कठिन है। एक मैंने आगे कथन लिया, उसको तो मुझे खुद दोबारा इंग्लिश में देखकर ट्रांसलेट करना पड़ा, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं बन रहा था। तो ये समस्याएं निश्चित रूप से हैं, ई श्रीधरन की बुक में भी हैं या अन्य पुस्तकें जो हैं उनमें भी ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। किसी ने सीधे ही हिंदी में लिखा है, वो थोड़ा सा फिर भी ठीक है। अंग्रेजी पुस्तकों के संस्करण के आधार पर लिखने वालों में, जैसे ई श्रीधरन इंग्लिश में आती है फिर हिंदी में आती है, तो उसमें थोड़ा सा और भी जो अनुवाद है वो और कठिन हो जाता है। तो वो कहता है कि प्राथमिक स्रोतों पर जोर देना है। जो प्राथमिक स्रोत हैं, प्रथम दृष्टया जिसने इस घटना को देखा या दर्ज किया, उस समय के जो लेखक हैं, जो समकालीन है उस घटना के, उनके स्रोतों पर हमें अधिक ध्यान देना है, उनके स्रोतों को ज़्यादा प्रमाणिक मानना है। इसकी बजाय जो बाद के समय में आने वाले लेखकों ने उनके बारे में लिखा है उस पर हमें कम ध्यान देना है। तो वो प्राथमिक स्रोतों पर ज़्यादा जोर देता है। भूतकाल को उसकी शर्तों पर समझना। अपनी पहली पुस्तक की भूमिका में ही वह फिर लिखता है कि इतिहास को भूतकाल को जांचने का कार्य करने का अधिकार दिया गया है, कि भूतकाल में क्या घटनाएं घटी, इन घटनाओं के बारे में जानने का काम इतिहास विषय के पास है, जिससे वर्तमान को भविष्य के समय में लाभप्रद बनाने का निर्देश दिया जा सके। इतने उच्च पद का यह कार्य कोई अभिलाषा नहीं करता, यह चाहता है कि बताया जाए कि क्या हुआ था। यानी इतिहास को भूतकाल में क्या हुआ ये जांचने का काम दिया गया है इतिहास विषय को, जिससे कि वर्तमान में उसके बारे में जानकर भविष्य में भी उसको लाभप्रद बनाने का प्रयास किया जा सके, जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारा जा सके, भविष्य को सुनहरा बनाया जा सके। इतने जो नोबल कोज है, इतना ये अच्छा काम है, ये कोई और अभिलाषा नहीं करता, ये सिर्फ इतना चाहता है कि बताया जाए कि क्या हुआ था। इतिहास में इतिहासकार का काम सिर्फ इतना है कि वो बताए
ऐसा क्या हुआ था। हालांकि ये रांके की बात है। हम देखिए अब रांके की पढ़ रहे हैं तो रांके की अभी हम अच्छी बातें पढ़ रहे हैं, बाद में उसकी आलोचना पढ़ेंगे। कुछ दूसरा इतिहासकार है वो इस तरह की बातों में व्याख्या के संबंध में आ जाएगा कि सिर्फ तथ्यों से नहीं, व्याख्याएं उसकी बहुत जरूरी हैं। तो ये सिर्फ हमें पढ़ते रहना है। हर इतिहासकार के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उनके अलग अलग जो सोच है उसके बारे में जानते जाएंगे। उसका कहना था कि असल में क्या हुआ था यह एक आदर्श होना चाहिए, यह विद्वतापूर्ण इतिहास का लक्ष्य होना चाहिए कि असल में क्या हुआ था, इतिहासकार उसका पता लगाए। परंतु इतिहास लेखन में व्यक्तिपरक इच्छाओं के कारण यह आदर्श वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर सका। ये जो आदर्श है असल में क्या हुआ था, ये वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि इतिहास लिखते समय लेखक हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं, या उनकी कुछ व्यक्तिगत लाभ होता है, या किसी और प्रकार की सोच के कारण वो इस जो ध्येय वाक्य है असल में क्या हुआ था इस पर खरे नहीं उतर पाते। तीसरा है विद्वतापूर्ण सामग्री या वैज्ञानिक उपादान, जैसे संदर्भ टिप्पणियां, ग्रंथ सूची आदि को शामिल करना। जैसे अभी आप पुस्तकों में देखते भी हो कि जो संदर्भ टिप्पणियां और ग्रंथ सूची हैं वो पेज के नीचे या चैप्टर के अंत में या जो बुक है उसके अंत में दी जाती हैं। तो इसकी शुरुआत करने का श्रेय मुख्य तौर पर जाता है रांके को। ऐसे उपादान उसकी पुस्तक में प्रयुक्त स्रोतों की पहचान प्रत्येक पन्ने पर करते रहेंगे। प्राथमिक स्रोतों का प्रकाशन, पहले प्राथमिक स्रोत जैसे हमने देखा कि 18वीं शताब्दी में उपलब्ध नहीं हो पाते थे। अब रांके ने जिस प्रकार का इतिहास लेखन की शुरुआत की तो इस फील्ड में उसने बहुत से लोगों को प्रशिक्षित किया और नए नए इतिहासकार आने लगे। तो वो पुराने जो प्राथमिक स्रोत हैं, जो पांडुलिपियां हैं, उनका अध्ययन करने को उत्सुक हुए। तो इसलिए उन जो पुरानी पांडुलिपियां हैं, जो पुराने नक्शे हैं, संस्मरण हैं, जो पत्र व्यवहार हैं राजाओं के या अधिकारियों के, उनके बीच के जो पत्र व्यवहार हैं, उन सबकी मतलब नई प्रतियां तैयार की गई, यानी उनकी छपाई करवाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सकें। तो ये प्राथमिक स्रोतों का प्रकाशन हुआ रांकियन अप्रोच के कारण। नई पद्धति जो समीक्षात्मक अध्ययन से संबंधित थी उसने हजारों पांडुलिपियों के सैकड़ों संस्करणों की छपाई को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही नक्शे, संस्मरण और पत्र व्यवहार भी छापे गए। पांचवा है विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक इतिहास को एक मुख्य विषय के तौर पर स्थापित करने हेतु संगठन बनाना। यानी उसने जिस प्रकार से बर्लिन विश्वविद्यालय के अंदर इतिहास को बढ़ाना शुरुआत किया, नए नए जर्नल प्रकाशित करने शुरू किए, तो उसने इतिहास को एक मुख्य विषय के रूप में स्थापित कर दिया। और उसके बाद में यूरोप में परंपरा चल पड़ी कि इतिहास के बारे में, इतिहास के एक अलग विभाग के रूप में स्थापित करने के काम विश्वविद्यालयों में होने लगा। द हिस्टोरिकल जर्नल, यानी इस प्रकार के जर्नल प्रकाशित होने लगे जैसे मेडिकल में होते थे। इस विषय को नए स्तर पर पहुंचाने का समारोह 1859 में ऐतिहासिक पत्रिका हिस्टोरिशे जेटस्क्रिफ्ट, ये जर्मन में नाम है, शायद मैं भी ठीक नहीं बोल पा रहा हूं, के प्रकाशन से शुरू हुआ। इसके संस्थापक, ये मूल तौर से शुरू करवाई गई थी रांके के द्वारा, लेकिन इसके जो संपादक हैं और संस्थापक हैं वो उसके शिष्य थे सिबल। सिबल कहते हैं हम एक ऐसी संस्था चाहते हैं जो निश्चित तरीका एवं वैज्ञानिक प्रवृत्ति को प्रस्तुत कर सके। सिबल के बारे में हम आगे भी थोड़ी सी बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रांकियन हिस्ट्री, यानी इसकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं रांकियन हिस्ट्री की, उसके बारे में थोड़े से बिंदु मैं आपको बता देता हूं। तथ्यों की स्वतंत्रता व प्रधानता पर आधारित वस्तुनिष्ठ इतिहास, वस्तुनिष्ठ इतिहास बिना पूर्वाग्रह के ग्रसित प्राथमिक स्रोतों पर आधारित उसका इतिहास है। यदि तथ्यों को प्राप्त कर लिया जाए तो वस्तुनिष्ठ प्रभावों को समाप्त किया जा सकता है, यानी जो पूर्वाग्रह आता है इतिहास लेखन में उसको समाप्त किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठता का एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पक्षपात रहित रहना है। वैसे वस्तुनिष्ठता का जो गूढ़ अर्थ है, पूरा अर्थ है, वो मैं किसी एक वीडियो, क्योंकि एक अलग ही टॉपिक है, उसमें बताने का प्रयास करूंगा। जब प्रशा या जर्मनी की बात होती है तो वह ऑस्ट्रिया और फ्रांस के प्रति अन्याय नहीं करता। जैसे कि आपने जर्मनी के एकीकरण के दौरान भी पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस जर्मनी के दुश्मन हैं और प्रशा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण होता है। तो प्रशा या जर्मनी की बात आते समय वो इतना ख्याल जरूर रखता है कि वो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के प्रति अन्याय न करे इतिहास लिखते समय। जैसे अब यदि आप भारत का इतिहास लिखें तो हो सकता है कि आप पाकिस्तान के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएं या चीन के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएं और दोनों पक्षों की बातों को समान महत्व न दे पाएं। या जैसे आप हिंदू धर्म का इतिहास लिख रहे हैं और यदि आप हिंदू हैं तो हो सकता है कि आप मुस्लिम धर्म का पक्ष ठीक से नहीं लिख पाएं, और यदि आप मुस्लिम है तो हो सकता है कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हुए हिंदू धर्म का इतिहास ठीक से न लिख पाएं। लेकिन इस मामले में कहा जाता है कि उसकी जो सोच है, वो उसका जो न्यायिक स्वभाव है उच्च स्तर का था। जैसे जीपी गुज कहता है कि उसका जो न्यायिक स्वभाव है वो उच्च स्तर का था, जैसा एक न्यायाधीश में होना चाहिए। वो बिना पक्षपात किए
न्यायपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए फैसला सुना सके। तो कहते हैं कि उसकी जो न्यायपूर्ण स्वभाव था, उसका जो न्यायिक स्वभाव था, वो उच्च कोटि का था। इसी प्रकार जब वह कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच ऐतिहासिक संघर्ष के बारे में लिखता है तो वह दोनों मतों की सुनता है, यानी वो इस बात को पीछे छोड़ देता है कि वो कुछ खुद प्रोटेस्टेंटवादी है तो कैथोलिकों की आलोचना करें। वो दोनों के मतों को सुनकर और अपने विचार प्रस्तुत करता है। पुनर्जागरण काल के सबसे विवादित पोप अलेक्जेंडर छठे, ये जो ईश्वरधन की पुस्तक है हिंदी वाली, उसमें चौथा लिख दिया गया है, गलती से आप उसको चेंज कर लेना, छठा यदि किसी के पास ईश्वरधन की बुक हो तो। के निधन पर रांके लिखता है कि मनुष्य के गुनाहों की सीमा निर्धारित है, वह मरा और सदियों के लिए घृणा का कारण हो गया। वो काफी विवादित पोप रहा था, उसके बारे में उसने ये कथन लिखा है। दूसरा फीचर है राजनीतिक इतिहास को वर्चस्व दिया जाना। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये उसकी एक कमी भी मान सकते हैं कि रांके का राजनीतिक इतिहास के प्रति विशेष झुकाव था। राजनीति, कूटनीति, कानूनी और संवैधानिक इतिहास को अकारण वर्चस्व प्रदान करना, जिसका नतीजा यह हुआ कि इतिहास में मानव जीवन के अन्य पक्षों को नकार दिया गया। यानी कि जो समाज की जो संरचना है, उसकी जो आर्थिक स्थितियां हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति में साल दर साल या काल दर काल कैसे परिवर्तन आता है, अनेक राजाओं के या वंशों के काल में क्या परिवर्तन आता है, क्यों सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं, उस प्रकार का जिक्र उसके इतिहास में नहीं देखने को मिलता। राजनीति के संकीर्ण दायरे के कारण वह आम लोगों की जिंदगी, आर्थिक प्रभावों का दबाव और समाज का उत्कर्षण नहीं देख सका, न इस बारे में वो बता पाया। राजनीतिक रूढ़िवाद, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके विचार रूढ़िवादी थे, उदारवादी विचार नहीं थे उसके। क्यों? क्योंकि वो उसका जो थिंकिंग है वो राजतंत्र की तरह था, यानी वो लोकतंत्र में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता था। इसी प्रकार उसने फ्रांस की क्रांति की भी आलोचना की है। रांके के राजनीतिक विचार बहुत रूढ़िवादी थे। हिस्टोरिको पॉलिटिकल रिव्यू में वह लिखता है, जिसका वह संपादक भी था, कि संविधान सर्व दुखों की दवा नहीं है। उस दौरान जब फ्रांस में क्रांति हुई और उसके बाद में वो जो क्रांति है अमेरिका में भी जाकर हुई उसके बाद में, तो वो कहता है इस प्रकार की क्रांतियों के बाद में जो संविधान बन रहे हैं और उससे आपको ये लगता है कि ये संविधान सभी दुखों की दवा है, तो ऐसा नहीं है। ये संविधान है वो निश्चित ही सब राष्ट्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। और इस कथन के माध्यम से वो थोड़ा सा राजतंत्र की ओर झुकाव अपना प्रदर्शित करता है। फ्रांसीसी क्रांति का विरोधी होने के कारण उसके कई उदारवादी मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि वो उदारवाद में विश्वास रखते थे, जबकि ये थोड़ा सा रूढ़िवादी विचारों का था। इतिहास में धर्म का स्थान वो बहुत महत्व देता है। एक स्थान पर तो वो जैसे नीचे कहता है कि इतिहास ही धर्म है। रांके के अनुसार इतिहास में धर्म का स्थान बहुत ऊंचा है। उसने जर्मनी में सुधारों के समय लिखा, इतिहास धर्म है, ये या यहाँ काट देते हैं, या उनमें किसी तरह का कोई संबंध है इतिहास और धर्म में। जैसे कि मानव की बुद्धि का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ऐसा नहीं है जिसका उद्भव किसी प्रकार से ईश्वर और दैविक शक्तियों से न होता है। यानी कहता है कि मनुष्य का पूरा जीवन ही वो दैवीय शक्तियों या ईश्वर से जुड़ा हुआ है। अतः ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ का राजनीतिक जीवन लगातार धार्मिक विचारों से न चलता हो या निर्देशित किया जाता हो। यानी उसने कहा कि सभी देशों में कम या ज़्यादा धार्मिक विचारों से ही शासन चलाया जाता है या निर्देशित होता है। तो हमें ये कथन याद तो करना नहीं है। यदि आप इस कथन को थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये रांके का कथन है, क्योंकि हम नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से यदि पढ़ेंगे तो हमें कथन लिखना नहीं पड़ता, जो कथन दिया गया है उसके लेखक का नाम ही बताना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है विशेषता, इतिहास में व्यक्तित्व की भूमिका में विश्वास। वो व्यक्तियों की भूमिका में ज़्यादा विश्वास रखता है। अपने केंद्र में वो व्यक्तियों को रखता है, किसी राजा को रखता है, किसी पोप को रखता है। जैसे इतिहास लिखते लिखते वो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम के बारे में तो इतना भावुक हो जाता है कि वो उसको अपने पिता से भी ऊपर समझने लगता है कि ये मेरे पिता से भी बढ़कर है ये आदमी। और चार्ल्स प्रथम के बारे में यदि आपने इतिहास में नहीं पढ़ा हो तो चार्ल्स प्रथम का काल जो है वो संसद के साथ कॉन्फ्लिक्ट का काल रहा, यानी विवाद संसद के साथ चलता रहा लगातार। और उसकी पत्नी कैथोलिक थी और वहाँ पर प्रोटेस्टेंटवाद का ज़्यादा जोर था इंग्लैंड के अंदर, तो उसका झुकाव कैथोलिक की तरफ होने लगा। तो लोगों का भी उसके खिलाफ विद्रोह हुआ और वहाँ पर गृह युद्ध की भी स्थिति आ गई थी। काफ़ी 20-30 साल तक उसका चलता रहा विवाद वहाँ पर, और बाद में उस पर मुकदमा चलाया जाता है और बीच चौराहे उसकी गर्दन काट दी जाती है। मुकदमे की सुनवाई के बाद में उसको मतलब एग्जीक्यूट करने का आदेश किया जाता है। तो उसके बारे में वो लिखता है कि उसने एक अच्छा काम किया था और उसके साथ न्याय नहीं हुआ। तो इस प्रकार वो जो पात्र हैं, जो व्यक्तित्व हैं, उनके साथ अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है और इतिहास में व्यक्तित्वों की भूमिका पर विशेष जोर देता है। जैसे पीछे भी एक कथन आया था कि वो लिखता है कि जो प्रकृति की संरचना है ये चलती रहती है, सामान्य मनुष्य इसमें बदलाव नहीं कर सकते। जो महत्वपूर्ण शख्सियतें हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, वही इसमें बदलाव कर सकता है।
इतिहास में रांके प्रारंभ से लेकर अंत तक व्यक्तित्व की भूमिका के प्रति सजग रहा। मानवीय चरित्र का उसके इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। अगाथा रैम लिखते हैं कि वह चरित्रों के पुनर्निर्माण में कल्पना दर्शाता है। चरित्र चित्रण में संवेदनशीलता और पात्रों के किसी कहानी में प्रवेश की नाटकीय समझ उसमें थी। उसकी वर्णन कला पढ़ने योग्य थी। वैश्विक इतिहास। रांके जब हिस्ट्री ऑफ पोप्स नामक बुक पर कार्य कर रहा था तो उसने लिखा कि कोई इतिहास नहीं लिखा जा सकता, केवल वैश्विक इतिहास लिखा जा सकता है। उसने कहा कि एक समग्र विश्व के रूप में ही इतिहास लिखा जा सकता है। आप किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर इतिहास लिखने बैठेंगे तो वो अधूरा इतिहास होगा। रांके के सेमिनार जो कि बर्लिन विश्वविद्यालय में चले 1824 में शुरू हुए और 1871 तक जारी रहे। उसके भाषणों को सुनने के लिए न केवल यूरोप बल्कि अमेरिका से भी प्रशिक्षु आते थे। आगे बढ़ते हैं। रांके के कुछ शिष्यों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। रांके के 30 मुख्य शिष्यों में 3 कुछ खास ही विशेष थे। जॉर्ज वेट्स, इसका मुख्य कार्य था जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, 8 वॉल्यूम में इसकी पुस्तक थी और ये इन तीनों शिष्यों में सबसे बड़ा था। विलहेल्म वॉन गीजब्रेस्ट, या इसको गीजब्रेक्ट इंग्लिश में इसीलिए मैंने लिख दिया है, उच्चारण आप खुद देख सकते हैं। मुख्य कार्य इसका है हिस्ट्री ऑफ द जर्मन इंपीरियल एरा। तीसरा है हेनरिक वॉन सिबल, जिसका पहले जिक्र आया था। यह सबसे छोटा था और कहा जाता है कि सबसे तीक्ष्ण बुद्धि वाला इसका शिष्य था। उसके प्रमुख कार्य हैं हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट क्रूसेड, यानी पहले धर्म युद्ध का इतिहास, और द ओरिजिन ऑफ द जर्मन किंगशिप, यानी जर्मन में जो किंगशिप है, जो राजशाही है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। वह हमेशा अपने गुरु की प्रशंसा करता रहता था और उसने अपने गुरु की प्रशंसा में कहा भी है कि आपने मुझे विज्ञान का रास्ता दिखाया है, आप हमेशा मेरे आदर्श रहे हैं। मुझे इससे ज़्यादा खुशी किसी बात की नहीं है कि मेरा नाम आपके योग्य शिष्यों की सूची में होगा। ऐसा कहना है हेनरिक वॉन सिबल का। आलोचना। रांके की आलोचना के कुछ बिंदु हम लगभग देख ही चुके हैं। उसके एक तो आलोचना कारण है केवल राजनीतिक इतिहास का विचार, यानी वो राजनीतिक इतिहास लिखता है। महत्वपूर्ण लोगों जो कि शासन व्यवस्था संभाल रहे हैं, जैसे प्रभावशाली लोग हैं, पोप हैं, राजा हैं, उनका इतिहास लिखता है और उसके लिए वो उन्हीं के पत्र व्यवहारों, उन्हीं के संस्मरणों, उन्हीं अभिलेखागारों जहाँ पर राजाओं के अकॉर्डिंग चीज़ें लिखी हुई हैं, उनका ही वो उपयोग करता है। जबकि सामान्य लोगों की जिंदगी में कैसे बदलाव आता है, आर्थिक स्थितियां कैसी थी, कला के बारे में, समाज के बारे में वो नहीं लिखता है, इसलिए उसकी आलोचना होती है। तो वो हम पढ़ ही लेते हैं। जर्मन इतिहासकार हेनरिच लियो, ये उसका समकालीन ही था, ने रांके की मनोवैज्ञानिक धारणा को काल्पनिक एवं उसके निर्णयों को गैर ऐतिहासिक बताते हुए तिरस्कारपूर्ण ढंग से नकार दिया है। रांके के लेखन की तुलना उसने की है कि पोर्सलिन पेंटिंग, जो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर पेंटिंग है, इस प्रकार का ही कुछ अर्थ होता है इसका, जो स्त्रियों व नौसिखियों के मनोरंजन हेतु बताया, यानी उसके इतिहास की तुलना उसने इससे की है। रांके ने जवाब में कहा, क्योंकि वो एक ही काल के थे, कि यह आलोचना एक क्रुद्ध स्कूल मास्टर की भड़ास है जो नई पद्धति से वाकिफ नहीं होना चाहता, यानी जो नए विचारों के बारे में जानना नहीं चाहता, जो नई पद्धति है उसकी पालना नहीं करना चाहता। 20वीं सदी में रांके की प्रतिष्ठा को कुछ धक्का लगा। 19वीं सदी में तो पूरे वो छाए रहे, लेकिन 20वीं सदी में उसकी आलोचना होने लगी। उसके 2 कारण हैं। पहला मैंने आपको बताया, केवल राजनीतिक इतिहास का विचार। रांके को 19वीं शताब्दी का सबसे पक्षपाती इतिहासकार सत्य रूप में कहा जा सकता है, क्योंकि वह लगातार इतिहास लेखन में समाज एवं उसके आर्थिक हितों की अवहेलना करता रहा है। वह अपने समय के यूरोप के रूढ़िवादी हितों को अप्रसन्न करने वाले लेखन को टालता रहा है। ये मैंने अनुवाद दोबारा किया है कि उसने लगातार ऐसा इतिहास लिखा जिसमें जो आम लोग हैं, जो समाज है, उसके आर्थिक हितों की कोई चर्चा नहीं होती है। साथ ही जो यूरोप के रूढ़िवादी हित हैं, उनको अप्रसन्न करने वाली वो कोई बातें नहीं लिखता है अपने इतिहास में। साथ ही उसका जो पूरा इतिहास है वो राजाओं के उत्थान और पतन का, संधियों का, युद्धों का वो इतिहास है। तकनीकी खोजें, औद्योगिक क्रांति, विज्ञान, साहित्य, इसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं लिखता है और इसलिए इसकी आलोचना होती है। तो ये कथन है चार्ल्स ए बेयर्ड का, ये मैं लिखना भूल गया था, चार्ल्स ए बेयर्ड का कथन है ये। आलोचना का दूसरा बिंदु है पक्षपात रहित वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन के रैंक के दावे की निरर्थकता। या रांके हम इसको कह रहे हैं तो रांके ही लिखेंगे। J.W. थॉमसन रांके ने इतिहास पर सटीक चोट करते हुए इसके विज्ञान सम्मत, वस्तुनिष्ठ और पक्षपात रहित होने के दावे पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जो बातें रांके कहते हैं कि ये हमारी खासियतें हैं, विज्ञान सम्मत, वस्तुनिष्ठ और पक्षपात रहित होना, इसी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं J.W. थॉमसन। उसके अनुसार रांके अपने समय का एक चतुर उत्पाद था, जो प्रशा के साम्राज्यवाद का एक वफादार सेवक था। यानी एक तरह से उन्होंने चमचा कहा, उसने चर्च और राज्य का बचाव करने वाला व्यक्ति था। यानी उसका इतिहास है वो चर्च और राज्य का बचाव करने वाला, राजाओं के
पक्ष में लिखने वाला एक प्रकार का उसका इतिहास है। उसने जो कुछ लिखा उसकी अपनी धारणाओं, पक्षपातपूर्ण हितों पर आधारित था जो निश्चित तौर पर सत्य नहीं थे। आगे एक और कथन है कि रांके ने एक पूरी पीढ़ी को इस विश्वास में लेकर भ्रमित किया कि वह वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन कर रहा है, यानी पक्षपातपूर्ण रहित इतिहास लेखन कर रहा है और वह सत्य के नजदीक ही है। वास्तव में जो कुछ उसकी पद्धति के लिए कहा जा सकता है, हाँ, वह यह है कि उसने अलगाववाद को संतुलन और वृहत्तर तरीके से पेश किया जैसा उस समय के लोग करते रहे हैं। यह उसकी शेखी के अलावा कुछ नहीं है। यानी उसने लिखा है कि एक काम उसका मान सकते हैं कि उसने अलगाववाद को, चाहे वो प्रोटेस्टेंटवाद और कैथोलिज्म के बीच में हो या वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया फ्रांस के बीच में हो, जो अलगाव है उसके लिए उसने संतुलित और बेहतर तरीके से लिखा है, उसको पेश किया है, जो कि अधिकांश उस समय के लोग करते रहे हैं, ऐसा लिखा है। शायद ये कथन J.W. थॉमसन का ही है। यह उसकी शेखी के अलावा कुछ नहीं, यानी जो ऊपर वाला जो वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन कर रहा है ये उसकी शेखी है, यानी वो सिर्फ अपनी बढ़ाई कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई वस्तुनिष्ठ इतिहास उसने नहीं लिखा है। लेकिन ऊपर बताई गई आलोचनाओं के बावजूद भी एक बड़ा नाम है इतिहास लेखन में रांके का। ऊपर बताई गई त्रुटियां सूर्य पर धब्बों के समान नगण्य हैं। यदि गूच जैसे विद्वान के शब्दों में कहा जाए तो रांके की स्थिति आधुनिक युग के महान इतिहासकारों में सुरक्षित है, क्योंकि कोई और उस इतिहासकार के आदर्श तक नहीं पहुंच सका है। तो ये थी जानकारी लियोपोल्ड वॉन रोंके के बारे में या इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। शेयर तो आप यदि आप चाहते हैं, यदि आप हैं टेलीग्राम वगैरह पर हैं तो आप शेयर कर सकते हैं या फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।